ये कहानी एक ऐसे मिशन की है जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा इजराइल के प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है और फिर किस तरह आतंकवादी अपने साथियों को छोड़ने के लिए इजरायली सरकार पर दबाव बनाते हैं। उसके बाद किस तरह इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद एक कामयाब ऑपरेशन थंडरबोल्ट को अंजाम देती है और अपने सभी नागरिकों को सही सलामत अपने देश वापस लेकर आती है। इजराइल की खुफिया एजेंसी को किलिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि ये अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करती, उसको धरती के किसी भी कोने से ढूंढ निकाल कर मौत के घाट उतार ही देती है। नमस्कार, मैं प्रवीण खत्री एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप वीडियो को पसंद तो कर रहे हैं लेकिन चैनल बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। 27 जून 1976 का दिन था। इस दिन की सुबह भी आम दिनों की तरह ही शुरू हुई थी। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के बेन-गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सभी फ्लाइटें अपने अपने निर्धारित समय पर उड़ान भर रही थी। रात करीब 11 बजे इसी एयरपोर्ट एयरबेस से एक फ्लाइट ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में उस समय 246 यात्रियों के अलावा 12 क्रू मेंबर भी शामिल थे। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। करीब 1.5 घंटे बाद फ्लाइट एथेंस पहुंचती है। सभी यात्री यहां पर चाय पानी लेते हैं और फिर से अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाते हैं। एथेंस से करीब 58 यात्री और प्लेन में सवार होते हैं, जिनमें से 4 फिलिस्तीनी नागरिक भी आम नागरिकों के भेष में प्लेन में सवार हो जाते हैं, जिनमें से 2 आतंकवादी जर्मन थे और 2 आतंकवादी फिलिस्तीनी रिवोल्यूशनरी सेल्स के सदस्य थे। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब फ्लाइट एथेंस से फ्रांस की राजधानी पेरिस के लिए उड़ान भरती है। सभी यात्री खुश थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वो कुछ ही देर में कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। जैसे ही प्लेन एथेंस से फ्रांस की राजधानी पेरिस के लिए उड़ान भरता है, आतंकवादी प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। इसी बीच एक आतंकवादी ग्रेनाइट निकालता है और सभी लोगों को धमकी देता है कि अगर उन लोगों ने सहयोग नहीं किया तो तुरंत इस फ्लाइट को उड़ा दिया जाएगा और सब के सब मारे जाओगे। विमान में पूरी तरह से हलचल मच चुकी थी। अभी तक एक आतंकवादी पायलट के पास जाकर विमान को लीबिया के शहर बेनाजगी की तरफ ले जाने के लिए बोलता है। यहाँ पर विमान को 7 से 8 घंटे के लिए रोका जाता है और प्लेन में फ्यूल भी भरा जाता है। इसी दौरान आतंकवादी एक महिला को बीमार होने की वजह से उसे रिहा कर देते हैं। अब तक यह खबर धीरे धीरे पूरे मीडिया में फैल जाती है। शुरुआत में सबको यही लग रहा था कि ये सब फ्रांस को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन जब पता लगता है कि इस प्लेन में 100 से ज़्यादा यहूदी यात्री हैं जो कि इजराइल के नागरिक हैं, तभी इजराइल की सरकार हरकत में आती है। आतंकवादी अरब के कई देशों से प्लेन को लैंड कराने की मांग करते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि इजराइल से दुश्मनी के कारण अरबी देश प्लेन को लैंड करने की परमिशन आसानी से दे देंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक कारणों के चलते कोई भी देश विमान को लैंड करने की परमिशन नहीं देता। 28 जून को दोपहर 3 बजे थक हार कर आतंकवादी विमान को युगांडा के एंतवे हवाई अड्डे पर लैंड करा देते हैं। वहां का तत्कालीन तानाशाह उस समय ईदी अमीन था। ईदी अमीन हाईजैकर्स को वो सभी सुविधाएं देता है जिसकी भी वो मांग करते हैं। आतंकवादियों के कहने पर ही ईदी अमीन ने अपने सेना के खास लड़ाकों को बंधकों की निगरानी के लिए तैनात कर दिया था। लैंडिंग के बाद विमान में सवार सभी यात्रियों को पास बने एक टर्मिनल में ले जाया जाता है। इधर इजराइल में विमान अपहरण की खबर आते ही खलबली मच जाती है। आनन फानन में इजरायली सरकार सेना प्रमुख और खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ के साथ मीटिंग करती है। इस मीटिंग में फैसला लिया जाता है कि पहले आतंकवादियों की मांगों को सुना जाएगा, उसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। आतंकवादियों ने इजराइल के सामने अपने सैकड़ों साथियों को छोड़ने की मांग रखी। इतना ही नहीं, आतंकवादियों ने विदेशों में बंद अपने दूसरे साथियों को छुड़ाने और 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की मांग भी रखी। इसके लिए आतंकवादियों ने इजराइल को 48 घंटे तक का समय दिया था। इजराइल की नीति किसी भी हालत में आतंकवादियों के साथ कोई भी समझौता करने की नहीं है, जिसके कारण उन्होंने आतंकवादियों को उलझाने के लिए चाल चली और इस डील को लेकर बातचीत करना शुरू कर दी। इस दौरान खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों ने भी एंतवे हवाई अड्डे से खुफिया जानकारी जुटानी शुरू कर दी थी। 30 जून को आतंकवादी बंधक बनाए गए लोगों में से 48 लोगों को रिहा कर देते हैं। इनमें से अधिकतर बूढ़े और बीमार
बीमार लोग थे, इन सभी को एक स्पेशल फ्लाइट से पेरिस भेज दिया जाता है। इसी दौरान इजरायली सरकार और सेना ने खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर हाईजैकर से 4 जुलाई तक का समय और मांग लिया था, जिसके बाद आतंकियों को भरोसा हो गया कि इजरायली सरकार उनके सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हो गई है, इसलिए वह गैर इजरायली नागरिकों को रिहा कर देते हैं। 3 जुलाई को इजरायली कैबिनेट एक लंबी बैठक के बाद ऑपरेशन थंडरबोल्ट को हरी झंडी दे देती है। इस दौरान मोसाद ने गैर इजरायली बंधकों से कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर ली थी, जिससे इजराइल को आतंकवादियों की तादाद और उनके हथियारों की जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा मोसाद को यह भी जानकारी मिलती है कि एंतबे एयरपोर्ट के इस टर्मिनल को इजराइल की एक कंपनी ने ही बनाया था, जिससे ब्लूप्रिंट लेकर इस मिशन में शामिल सभी कमांडो को बिल्डिंग के नक्शे के बारे में समझाया जाता है। 3 जुलाई को ही इजराइल से 100 कमांडो की टीम C-130 सुपर हरक्यूलिस विमानों से युगांडा के एंतबे के लिए उड़ान भरती है। इन विमानों में उन्होंने काले रंग की मर्सिडीज कारों के एक दस्ते को भी लोड किया था, क्योंकि युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन काले रंग की मर्सिडीज कारों से ही चलता था। इसलिए आतंकवादियों और युगांडा की सेना को भ्रम में डालने के लिए इजराइल ने यह चाल चली थी। इन विमानों के साथ 2 बोइंग 707 विमान भी थे, जिनमें से एक में मेडिकल टीम थी, जबकि दूसरे में यात्रियों को वापस लाया जाना था। जैसे ही ये विमान रात को एंतबे हवाई अड्डे पर उतरते हैं, तुरंत काली मर्सिडीज कारों का काफिला तेजी से टर्मिनल बिल्डिंग की ओर ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर इजराइल से इंफॉर्मेशन में थोड़ी चूक हो जाती है, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था कि ईदी अमीन उस समय युगांडा में नहीं है। ऐसे में इजराइल की पोल खुल जाती है और वह चारों तरफ से फंस जाते हैं। लेकिन बिल्डिंग की पूरी जानकारी होने के कारण कमांडो तेजी से बंधकों के पास पहुंचते हैं और हिब्रू भाषा में चिल्लाकर बोलते हैं कि लेट जाओ, और सभी बंधक जमीन पर लेट जाते हैं। उसके बाद इजरायली कमांडो सभी आतंकवादियों को मार गिराते हैं और इस कार्रवाई में युगांडा सेना के लगभग 50 जवान भी मारे जाते हैं और इजराइल के 3 बंधकों की भी मौत हो जाती है। आते समय इजरायली कमांडो एयरपोर्ट पर खड़े युगांडा के सभी फाइटर प्लेन को बम से उड़ा देते हैं, ताकि वो लोग उनका पीछा न कर सकें। इस तरह मोसाद एक और सफल ऑपरेशन को अंजाम देती है और अपनी ताकत का लोहा पूरी दुनिया को दिखाती है। इस ऑपरेशन के दौरान इजरायली यूनिट के कमांडर और वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई योनाथन नेतन्याहू की मौत हो जाती है। दूसरे देश में इस सफल ऑपरेशन के बाद मोसाद और इजरायली फौज की पूरी दुनिया में जमकर तारीफ होती है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं। हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे।